बैठिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के आपके सेमिनार इसका टॉपिक है लेजर कटिंग सिस्टम सेल्फ हीलिंग रोबोट्स। के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, मैकेनिकल सेकेंड ईयर, मैकेनिकल थर्ड ईयर के आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। मैकेनिकल ब्रांच के एचओडी शिवसागर सर, एलबी वर्मा सर, गुलाब यादव सर, दिनेश कुमार गुप्ता सर और शाहिद फैजान सर को इस सेमिनार को सुव्यवस्थित रूप से सुचारू रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आइए अब हम अपने सेमिनार के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जितने लोग आज इस सेमिनार में पार्टिसिपेट होंगे उनको तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इस तरह के जो सेमिनार होते हैं या जीडी हो रहे हैं या कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। जीडी क्या है, सेमिनार क्या है, आप लोग इसको बहुत करीब से समझते हैं, बहुत करीब से देखते हैं और ये फ्यूचर में बहुत ही इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, इनसे मैं उम्मीद करता हूँ आगे भविष्य में आप लोग भी जो आपके फ्रेंड यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इनसे आप लोग सीखिए और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को यहाँ पर देखना चाहता हूँ। ठीक है, इस जीडी को या सेमिनार जो भी अरेंज हो रहा है कॉलेज में, उसमें आप लोग भाग लीजिए। तो टॉपिक की तरफ हम वापस लौटते हैं। लेजर कटिंग सिस्टम। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के माध्यम से हम किसी मटेरियल की कटिंग करते हैं, मटेरियल के सरफेस का ट्रीटमेंट करते हैं या मटेरियल के सरफेस पर हम किसी तरह से एंग्रेविंग करते हैं यानी नक्काशी करते हैं। ठीक है, लेजर कटिंग सिस्टम एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसका आज इंडिया में एब्रॉड में पहले से इसका हम यूज करते आ रहे हैं। इंडिया में इस समय इसका हम यूज ज्यादातर कर रहे हैं। इस लेजर कटिंग सिस्टम को हम सीएनसी मशीन के साथ इंटरकनेक्टेड कर देते हैं। सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। ठीक है, जो सीएनसी मशीन की एक अत्याधुनिक मशीन है। ठीक है, अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा सेल्फ हीलिंग रोबोट्स। रोबोट हम जानते हैं क्या है। रोबोट एक अत्याधुनिक प्रोग्रामेबल मशीन है जो लगभग मानव के समान कार्य करता है। ठीक है, रोबोट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सम्मिश्रण होता है। या तो इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक इंजीनियरिंग ब्रांच का इसमें सहयोग होता है रोबोट को तैयार करने में। आज रोबोट हमारी बहुत तरह से हेल्प करता है। जैसे इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इसको हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस से यूज करते हैं, इसको डिफेंस सेना के कार्यों को सरल बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रे पेंटिंग में इसको हम यूज करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में हम आज रोबोट का यूज करते हैं। तो ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। अब रोबोट के साथ जुड़ा है सेल्फ हीलिंग। ठीक है, सेल्फ को हम हिंदी में कहते हैं स्वतः, हीलिंग को कहते हैं उपचार। रोबोट में एक अत्याधुनिक प्रोग्रामेबल मशीन है। ये जो मशीन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में ये यूनिवर्सिटी है, उसके रिसर्चर ने इसको डेवलप किया था 1913 में। इस
ऑपरेशन को करते हुए उसमें जो माइनर इंजरीज होती हैं, माइनर डिफेक्ट होते हैं, उसको ये तकनीक क्या करता है, दूर करता है। जैसे कोई प्लेट है, उसमें हमने सीएनसी मशीन के द्वारा कोई ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद क्या होता है, उसमें क्रैकिंग आ जाती है, उसमें हील्स आ जाती हैं, ठीक है, या उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। तो उस डिफॉर्मेशन को हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो इसी के साथ हमारे और भी स्टूडेंट हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आज इस मंच से मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सीखा, प्रवीण सर ने बताया कि लेजर कटिंग सिस्टम क्या होता है, सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है, हम लोगों को बता के प्रवीण सर को धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ, मैकेनिकल। तो मैं अगले स्टूडेंट मैकेनिकल थर्ड ईयर कुंदन कुशवाहा को बुलाना चाहता हूँ। My name is Kundan Kumar Kushwaha। आज का हमारा टॉपिक है लेजर कटिंग सिस्टम, जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेजर 5 मॉडल में बना है, LASER, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इमिटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर किरणों की सर्वप्रथम खोज एक अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एच. न्यूमैन ने 1960 में किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसे संवर्धित करके एक सीधी रेखा में प्राप्त किया जाता है। लेजर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कला संबद्ध उच्च एकवर्णीय और समांतर प्रकाश किरणों की एक पुंज प्राप्त होती है और इन किरणों की तीव्रता इतनी तेज होती है कि यह चंद्रमा पर जाकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट सकता है और इनकी तीव्रता में कोई भी कमी नहीं होती है। अब हम बात करने वाले हैं जो आज का हमारा टॉपिक है लेजर कटिंग। लेजर कटिंग क्या होता है? तो लेजर कटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी या तकनीक है जो वर्कपीस या सामग्री को वाष्पीकृत करके सामग्री को कटिंग करने का कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कटे हुए भाग हमको प्राप्त होते हैं। जबकि आमतौर पर इसका प्रयोग विनिर्माण अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। अब इसका उपयोग स्कूलों, छोटे व्यवसायों, वास्तुकला और सब्जियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेजर कटिंग आमतौर पर प्रकाशिकी के माध्यम से एक उच्च शक्ति वाले लेजर को आउट निर्देशित करने का कार्य होता है। लेजर प्रकाशिकी के दौरान वर्कपीस की सतह लेजर बीम से निकलने वाली गर्मी से पिघलती और वाष्पीकृत होती है, जिसे मटेरियल रिमूविंग के तौर पर जाना जाता है। लेजर कटिंग सिस्टम के द्वारा लकड़ी, पेपर, कार्डबोर्ड और बहुत सी सामग्रियों पर कई सारी संख्या में यथार्थता के साथ कटिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में, उद्योग में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संचार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। तो संचार के क्षेत्र में लेजर टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया
कि लेजर प्रकाश किरण एक पुंज के रूप में हमें प्राप्त होता है और सीधी रेखा में गति करता है। इसी गुण के कारण इसे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अब हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में यह किस प्रकार उपयोगी है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग गुर्दे की पथरी, आंखों की सर्जरी, दांतों का इलाज और हृदय रोग से संबंधित अथवा स्किन प्रॉब्लम जैसे बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में यह किस प्रकार उपयोगी है। तो लेजर टेक्नोलॉजी का रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेजर किरणों का प्रयोग मिसाइलों तथा बंदूक से निकलने वाले बुलेट्स के पथ निर्देशन में किया जाता है और इसके अलावा लेजर किरणों का प्रयोग शत्रुओं के सटीक स्थान की दूरी को मापने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं उद्योग में किस प्रकार उपयोगी है। उद्योग के क्षेत्र में इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर इसका प्रयोग सामग्रियों की कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कुंदन ने बताया, लेजर का बीम का यूज, लेजर बीम का यूज होता है, कहाँ पे होता है। बुलेट्स की गति के लिए उपयोग किया जाता है उसका। और हम आपसे नहीं पूछ सबसे पहले आपको टीसीपी थोड़ा बना के रखें और कहीं नहीं अगर वहां बैठ के बोलने में अगर यहाँ कोई अगला होता है तो आप वहां बैठ के कमेंटबाजी करने में ये अंतर होता है। वो कमेंटबाजी कोई बैठ के वहां कर सकता है, भाई ये नहीं पूरा मैं नहीं करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन इस चीज को थोड़ा सुधारना चाहिए। कोई यहाँ पे आके खड़ा होकर बोल रहा है, उसको बार बार पंच किए जा रहे हो, क्या बोल रहा है, कम से कम तो बोल तो रहा है। कम से कम क्लास में 2 लोगों को बुलाया था, 1 लोग 2 लोग हमेशा नाम आते हैं, किसी का नाम नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को माहौल का बना के रखें। तो ये 3rd ईयर है, कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा होगा। और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या होता है कि एक वर्ड लिखा होता है ए, उसके बाद सी लिखा होता है, तो बीच में बी के बीच में डिफरेंस हल्का सा होता है। तो कई लोगों ने पूछा वहां से क्या लिखा हुआ है, तो पहले ए और बी नहीं लिखा रहता है, पहले सिर्फ और ए और सी नहीं लिखा रहता, केवल बी लिखा रहता है। वो बी का समझ में आता नहीं क्योंकि बी अच्छे से लिखा नहीं रहता है। तो कई लोगों का आंसर आता है, कोई बी बोलता है, कोई बॉल बोलता है, कोई बी बोलता है, कोई सी बोलता है, कोई बास्केटबॉल बोलता है, कोई डबल बॉल बोलता है। तो उसके कई रूप निकल के आते हैं। फिर जब वहां पे उसके बगल में ए और सी लिख दिया जाता है तो उसका मीन्स बी होता है, लोग समझ जाते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं इसका मतलब ये होता है कि आपके संदर्भ डिसाइड करती है कि आप किस वे में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इसके लिए आप एक अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, एक अच्छी ध्यान में थोड़ा। मैं अगले स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ, मैकेनिकल 2nd ईयर मिस्टर युवराज यादव। from mechanical 2nd year, and I am going to present topic about laser cutting system. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि लेजर कटिंग सिस्टम मतलब ये है कि लेजर का यूज करके हम किसी भी मटेरियल को कट कर सकते हैं। तो इसे अच्छे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लेजर क्या होता है। तो लेजर का फुल फॉर्म है लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन।
मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट या फिर लाइट एनर्जी के कारण जो रेडिएशन फोटॉन्स के फॉर्म में इकट्ठा होते हैं उनको हम एक जगह फोकस करने से तो जो फोटॉन्स की रेडिएशन बीम बनती है उसी को हम लेजर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन लेजर कैसे बनता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लेजर को बनाने के लिए किसी भी ऑप्टिकल मटेरियल जैसे क्रिस्टल हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, दूसरी क्रिस्टल्स हो गए, इन सब पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाई इंटेंसिटी की लाइट को डालते हैं। जैसे यहाँ पर रूबी क्रिस्टल है और दो लाइट साइड से इस पर डाली जा रही है, तो जो हाई इंटेंसिटी की लाइट डाली जाती है और उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टेड मिरर लगा हुआ है, तो लाइट जब इस पर पड़ती है तो ऑप्टिकल मटेरियल के जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं और फिर वहाँ स्टेबल होने के कारण थोड़ी देर बाद वापस वो अपने न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हैं और एनर्जी को लूज करते हैं फोटॉन्स के फॉर्म में, और वो फोटॉन्स दूसरे फोटॉन्स को सिमुलेट करते हैं और ज़्यादा मात्रा में फोटॉन्स निकलते हैं और उन्हीं फोटॉन्स की कंटिन्यूस इमिशन की जो बीम होती है उसको हम लेजर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर दो लाइट उस पर एक रूबी क्रिस्टल है जिस पर फोकस कर रही है, जिससे कि फोटॉन्स की बीम नीचे निकल रही है और लेंस के माध्यम से हम उसको एक जगह पर फोकस कर रहे हैं और इसी फोकस को हम जो बीम निकल रही है इसी को हम लेजर कहते हैं और ये कटिंग के लिए और बहुत सारे और भी इसके एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। अब लेजर कटिंग सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लेजर को सीएनसी मशीन से जोड़कर लेजर बीम को वर्कपीस पर डाला जाता है। वर्कपीस के जिस हिस्से पर लेजर बीम पड़ती है वो उस हिस्से के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, उसको वेपराइज कर देती है और एक वहाँ पर एक कट बन जाता है। इसी अरेंजमेंट को हम लेजर कटिंग मशीन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लेजर कटिंग मशीन है और सीएनसी मशीन को समझें तो सीएनसी मशीन का जो सीएनसी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होता है। आसान भाषा में समझने के लिए ये है कि ये एक ऐसी मशीन है जो जिसकी मदद से कंप्यूटर मैकेनिकल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है और इससे इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस कोड लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे जी कोडिंग कहते हैं। अब लेजर कटिंग सिस्टम के कई यहाँ पर एप्लीकेशन है। ये इंग्रेविंग के लिए यानी नक्काशी के लिए काम में लाया जाता है, सरफेस ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लाया जाता है, कटिंग के लिए भी लाया जा सकता है, ड्रिलिंग के लिए लाया जाता है और बहुत सारे जैसे शिप बिल्डिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एरोस्पेस, स्टील, इलेक्ट्रिकल, ये सारे जितने भी मेडिकल इंडस्ट्री में भी लेजर का बहुत योगदान है। लेजर कटिंग के मेथड्स की बात करें तो पहला है वेपराइजेशन कटिंग। इसमें ये होता है कि लेजर वर्कपीस जो भी मटेरियल हमारा उस पर पड़ता है और उस जगह के उस मटेरियल को फ्लैश पॉइंट तक गर्म कर देता है जिससे कि वो मटेरियल्स वेपराइज हो जाते हैं और वहाँ पर एक की होल बन जाता है और वो आगे की तरफ उसी की होल से वो कटते चले जाते हैं। तो वेपराइज कटिंग मेथड जनरली नॉन मेटल्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो गए, कार्बन हो गए, इन सब के लिए वेपराइजेशन कटिंग मेथड यूज किया जाता है। दूसरा मेथड है मेल्ट एंड ग्लो। इस मेथड में वर्कपीस के जिस एरिया को काटना होता है वहाँ पे एक लेजर बीम डालते हैं और लेजर बीम उस एरिया को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर देता है और हाई प्रेशर गैस के माध्यम से उस एरिया को वहाँ पे वेपराइज कर दिया जाता है या फिर ब्लो कर दिया जाता है जिससे कि एक फाइन कट बन जाता है और इस मेथड को जनरली मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। जितने भी मेटल्स को लेजर से काटा जाता है उसमें ये मेल्ट एंड ग्लो टेक्निक का यूज करते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है थर्मल स्ट्रेस क्रैकिंग। इस मेथड को ब्रिटल मटेरियल के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको थोड़ा सा भी प्रेशर देने पर या प्रेशर अप्लाई करने पर थोड़ा टूट जाए, जिसमें ब्रेक हो जाए, जैसे ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, इन सब मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है और इसमें लेजर बीम पहले उस एरिया को हीट करती है और इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है ब्रिटल मटेरियल्स में
इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। इसके कारण उसमें एक्सपेंशन होता है और थर्मल क्रैक्स बन जाते हैं। तो उस क्रैक को लेजर बीम गाइड करती है और उस जगह की हीट होने से वहाँ पे क्रैक बनते चले जाता है और मटेरियल को जैसे भी काटना होता है उस शेप में उसको काट दिया जाता है। ग्लासेस के लिए जनरली यही मेथड यूज करते हैं। लेजर कटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो टूल्स, इसमें टूल्स और वर्कपीस के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। और भी हमारे कटिंग सिस्टम है जैसे प्लाज्मा कटर हो गया, इन सब में वर्कपीस को सर्किट पूरा करने के लिए उससे कनेक्ट करना पड़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या फायर हैजार्ड का कोई भी खतरा नहीं रहता, ये सबसे सेफ होता है। दूसरा ये है कि यह कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव हर तरह के मटेरियल्स के लिए यूज हो सकता है। जैसे जितने और है जैसे प्लाज्मा कटर है या फिर वेल्डिंग कटर्स हैं, उनमें हम नॉन मेटल्स के लिए ही यूज कर सकते हैं और बाकी, लेकिन लेजर में ऐसा नहीं है। लेजर में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी कनेक्शन रहता नहीं वर्कपीस के बीच में, चाहे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, चाहे मेटल्स हो, चाहे वुड हो, हर चीज के लिए काम कर सकता है। और ये लेजर एक्यूरेट बहुत होता है। एक्यूरेसी के लिए जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि सीएनसी ड्रिलिंग और बाकी मशीन से नहीं हो सकते, वो उनको लेजर बहुत सफाई से काट सकता है। और लेजर कटिंग सिस्टम किसी की वजह से उसमें क्योंकि बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स इस तरह से नहीं होते जिससे कि वो उसमें टूल्स में वियर एंड टियर होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स शेप को आसानी से बना सकता है क्योंकि लेजर किसी भी एंगल में घूम सकता है, किसी भी स्टाइल में काट सकता है, तो इसलिए ये चीज़ का एडवांटेज होगी। और हमारे पास और भी कटर है, जैसे प्लाज्मा कटर हो गया, सीएनसी ड्रिलिंग हो गई, पर इन सब पर वो फिनिशिंग नहीं आती जो लेजर, क्योंकि इनसे काटने के बाद उस मटेरियल को वापस से मशीनिंग करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। लेकिन लेजर में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट ये बहुत अच्छी फिनिशिंग दे सकता है। अब लेजर के फायदे मैंने बताया क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बहुत एनर्जी खाता है, तो इसमें जो है। और दूसरा ये है कि इसकी लैम्प जो जिसमें इसके अंदर जो लैम्प लगा होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जिससे कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी कम होती है, मतलब 4 to 45% होती है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। और लेजर मेथड्स पर आगे भी रिसर्च चल रहा है और आने वाले समय में ये लीडिंग भूमिका जरूर निभाएगा, क्योंकि ये बाकी सब कटर्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सफाई से कोई भी काम कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू युवराज, आपने बहुत अच्छा बताया कि लेजर बीम के उपयोग क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। और सबसे अच्छी बात आपने एक चीज बताई, ये आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा यूज हो सकते हैं। नहीं सब लोगों को भी नहीं पता था कि लेजर की वैल्यू क्या है। तो अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ मिस्टर फैजी शहजादे सर। आज हम सब हंसवानी के प्रांगण में इस सेमिनार के माध्यम से उपस्थित मंच पे आदरणीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर, आदरणीय एचओडी सर, यहाँ पे उपस्थित मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समस्त फैकल्टी, लैब असिस्टेंट एवं मैकेनिकल के समस्त छात्र, आज की सेमिनार का शीर्षक है लेजर कटिंग सिस्टम। कटिंग सिस्टम सेल्फ हीलिंग रोबोट। लेजर के बारे में अभी युवराज ने बताया कि लेजर किस तरीके से काम करता है। लेजर एक अत्याधुनिक मशीन है, थोड़ा सा महंगी मशीन है। ये बड़ी बड़ी वर्कशॉपों में, कंपनियों में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जो हम नॉर्मल ऑपरेशन
या कह सकते हैं माइनर या मेजर, इसमें जो ज्यादा समय लगता था, ज्यादा तकलीफ होती थी इंसान को, उसको कम करने के लिए एक नया टेक्निक इजाद की जिसे हम लेजर के रूप में जानते हैं। चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल होता है और लेजर के द्वारा हम बड़ी कंपनियों में एक अच्छी फिनिशिंग के लिए, एक अच्छी शेप के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और लेजर के द्वारा हमारा एक उपकरण, एक बहुत बड़ा सीएनसी जिसमें हमारा मॉडर्न एज में अपडेट हुई है। सीएनसी का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें हम ऑटोमेटिक काम करते हैं जी और एम कोड के द्वारा। जी हमारा प्रोप्राइटरी कोड होता है और एम कोड होता है, इसकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। इसके द्वारा हम ड्रिल, बोर, रीमिंग, पेसिंग, टर्निंग, तरह तरह के ऑपरेशन करते हैं। जब हम मैनुअली काम करते हैं तो इसमें वक्त ज्यादा लगता है, ज्यादा श्रमिक की जरूरत होती है, लेकिन सीएनसी आने से हम एक श्रमिक के द्वारा, दो श्रमिक के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है और हमें कम टाइम में, कम समय में ज्यादा चीज, ज्यादा मटेरियल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इस तरीके से सीएनसी इजाद हुई, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ हीलिंग रोबोट। सेल्फ हीलिंग रोबोट का तात्पर्य यह है, पहले तो ये जानिए रोबोट क्या है। रोबोट का अर्थ है यंत्रवाहक। रोबोट सेम उसी तरह कार्य करता है जिस तरह एक मनुष्य कार्य करता है, मनुष्य की तरह काम करता है। रोबोट एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से किसी विशिष्ट और जटिल कार्य का कार्य करते हैं। रोबोट सारी मशीन नहीं होती। रोबोट वो मशीन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा हम यूज करते हैं। रोबोटिक्स के पिता जोसेफ एफ एंजलबर्गर, ये रोबोटिक्स के पिता हैं। सबसे बड़ा रोबोट 4 पैरों से चलने वाला याक, जिसे चीन ने बनाया था, सबसे बड़ा रोबोट है जो चाइना ने बनाया था आपका, जिसे हम याक के रूप में जानते हैं। और आज हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि सेल्फ हीलिंग रोबोट, ये मेडक के सेल से ये इजाद हुआ कि सबसे पहला हीलिंग रोबोट बनाया गया। ये कैंसर के इलाज के लिए मदद करता है, ये कैंसर के इलाज के लिए मदद करता है और ये मनुष्य की तरह कई हफ्तों तक बिना खाना के रह सकता है। लगभग पूरी क्रिया मानव की तरह ही है। सेल्फ हीलिंग रोबोट में मामूली चोटों को ठीक करने की क्षमता होती है। सेल्फ हीलिंग रोबोट में मामूली चोटों को ठीक करने की क्षमता होती है। रोबोट को निर्देशित अन्वेषण के माध्यम से अपनी संरचना का अध्ययन करने में सक्षम होता है। रोबोट को निर्देशित अन्वेषण के माध्यम से अपनी संरचना का अध्ययन करने में सक्षम होता है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल के बारे में, सेल्फ हीलिंग मटेरियल को बस एक्टिवेट होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल को एक्टिवेट होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। लक्ष्य प्रणाली के बारे में, एक चतुर्भुज प्रणाली होती है जो रोबोट के लिए है और लक्ष्य प्रणाली चतुर्भुज कृत्रिम रोबोट है। कृत्रिम रोबोट स्वचालित रूप से अपने स्वयं के टोपोलॉजी के पूरे सूचक मॉडल पर संश्लेषित करता है। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने बहुत अच्छा बताया। एक बार सर के लिए फिर से ताली। जिस तरीके से आपके पूरे पैर तो जब प्रसन्न हो गया भाई सर के ऊपर,
सभी को बुलाना चाहता हूँ सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के मिस्टर सचिन सागर शुक्ला। Hello, good afternoon everyone. Myself Sachin Sagar Shukla. I am a student of Mechanical Engineering first year. Now I am discuss about my seminar topic, laser cutting or self-cutting robots. Firstly, I am going to explain about their history. In 1965, the first production laser cutting and machine was used to drill holes in diamond line. This machine was made by the Western Railway Engineering Research Center. In 1967, the British pioneered laser-assisted precision jet cutting for metals. In the early 1970s, this technology was put into production. At the same time, CO2 lasers were adopted to the small metals such as textiles because at the time CO2 lasers were not powerful enough to overcome the thermal conductivity of metals. In laser cutting and drilling, the focal laser beam is directed onto the surface of a piece rapidly heating up, resulting in melting and or vaporization, depending on the beam intensity and workpiece material. Laser can be used to effectively cut metal frames or thickness up to about 10 cm. The cut surfaces are roughly parallel and straight edge. The total heat input required for the laser cutting is relatively small. This results in a small affected zone size of the order of 0.1. Laser cutting is used for the both straight and counter cutting of seats and plate stocks in a wide variety of materials. थैंक यू सचिन, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैकेनिकल फर्स्ट ईयर मिस्टर नूर आलम अब मैकेनिकल थर्ड ईयर सुधीर कुमार, मैकेनिकल सेकेंड ईयर मिस्टर सुधीर कुमार। रोबोट एक आभासी या यांत्रिक कृत्रिम एजेंट है। व्यवहारिक रूप से यह प्रायः एक विद्युत यांत्रिक निकाय होता है। रोबोट एक तरह का मशीन है जो खास तौर पर कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम या निर्देशांकों के आधार पर काम करता है। ये कई मुश्किल भरे कामों को आसानी से अपने आप कर सकता है। हिस्ट्री ऑफ रोबोट को अमेरिकन वैज्ञानिक चार्ल्स बेरोज के द्वारा 1954 में पेश किया गया था। काम कैसे करता है? रोबोट एक तरह की मशीन है जो खास तौर पर कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम या निर्देशांक के आधार पर काम करता है। यह कई मुश्किल भरे कामों को सरलता से अपने आप करने में सक्षम होता है। रोबोट मैकेनिकल एंड सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें सभी का रोल लगभग एक समान ही होता है। इसमें बंधन तंत्र, विन्यास संक्रमणता, केंद्रीय नियंत्रण। ये फ्यूचर में कैसे काम करेगा? वर्किंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में
कि इंसानों का काम करेगा, जैसे कि ड्राइविंग, घर की सफाई या कार्यों को आसानी को कर सकता है। एडवांटेज, रोबोट को 24 घंटे कार्य को कराया जा सकता है, जिसको मात्र पावर सप्लाई की जरूरत होती है। और दूसरा, रोबोट इंसानों की मुकाबले काफी तेजी से कार्य कर सकता है। और ज्यादातर रोबोट ऑटोमेटिक होते हैं, जो कि बिना मानव के दखल अंदाजी काम कर सकते हैं। ये हमारा काम आसान करते हैं। रोबोट को मात्र पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इनकम की नहीं, जिससे कई सारे लोगों की नौकरी पर खतरा हो सकता है। मानव की रोबोट बनाने के लिए वसीला रहता है। कुछ लोगों के पास अपना दिमाग होता है, जिससे ये भविष्य में हमारी बात मानने से इनकार कर सकते हैं। रोबोट को मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में बहुत कम खर्चा आता है। सुधीर ने बताया रोबोट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज, आने वाले समय में इसका यूज होगा, काफी ज्यादा यूज होगा हमारे लाइफ में। कहीं कहीं आजकल सबसे बड़ी बात रोबोट्स, हर आदमी को माइंड से रोबोट होना चाहिए। ये फर्स्ट सेंचुरी में हो रहा है, तो कहीं कहीं ये हमारे जीवन में अगर हम रोबोट्स के तरीके रोबोट्स को फॉलो नहीं करेंगे, मशीनरी को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये हमारी लाइफ को पीछे ले जाएगा। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए रोबोट्स की सहायता लेनी चाहिए हम लोगों को। अब मैं सेमिनार को कंक्लूजन के लिए डांसर को आने में टाइम लगेगा, तो तब तक मैं सर को बुलाऊंगा। सर प्लीज आगे 2 अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो अभी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक मुझे ऐसा लगा कि मालवीय सर एक ऐसे शख्सियत या व्यक्तित्व है जो ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। मालवीय सर को टाइम लगेगा। युवराज यादव जो भी मेहनत की थी उन्होंने बड़े डिटेल में बताया। और थर्ड ईयर में से एक स्टूडेंट तो गायब हो गए, हिमांशु पाठक और दूसरे का पता नहीं, कुमार कुशवाहा। फर्स्ट ईयर वालों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और सेकेंड ईयर में भी सुधीर कुमार जो थे उनको भी थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस के मामले में जब कभी भी आप सेमिनार में कभी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप जो है आराम से पूरे ठहराव के साथ एक एक पॉइंट लोगों को समझोगे कि क्या मसला है। सेल्फ हीलिंग रोबोट का टॉपिक, और उसमें हमको ये समझनी है कि सेल्फ हीलिंग क्या है। कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि सेल्फ हीलिंग कहाँ है? समझ में आया सेल्फ हीलिंग रोबोट का मतलब क्या है? तुम बताओ संदीप यादव। अपने आप की एनर्जी कवर कर ले सर। ठीक है आओ आगे आगे समझाओ। आराम तो खड़े बैठ के सभी ताली बजा सकते हैं, बोले तो सर सभी लोग तालियां मत बजाइएगा, इनको सुनिएगा ध्यान से।
सर 2 वर्ड है इसमें समझा दीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है उसको बताओ अभी को इधर 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 उसमें ये छुपने की सजा होती है बता रहे थे जो अपने आप अपनी एनर्जी कवर अप करने से एनर्जी कैसे कवर करना जैसे मनुष्य को खाली जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन खाना पीना मिलता है उसी प्रकार से रोबोट्स जो है मशीन या रोबोट्स उनको अपने आप जो जैसे कवर अप करना क्या प्रोसेस होता है वे ना कि नेचर को अपना उपलब्ध पहुंच ले सर हम लोग में खुद हो अगर हम चल रहे हैं या धूप में चल रहे हैं हमारे पीछे सोलर पैनल लगा रहे अपने आप को ऑब्जर्व करता रहे बैटरी वर्किंग करती रहे इसका लोड हो तो अपने आप कोई सेंसर लगा कर दूसरी बैटरी उसको कार्य करना शुरू तब तक उस सेंसर से ये उस सोलर या मोशन सेंसर से वो चार्ज होती है इस प्रकार कितने लोग इनसे सहमत हैं सही कह रहे कौन से बोर्ड में आओ सीधे खड़े रहो ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में खड़ा कर दे तुमको तुम जाके वही वाली पोजीशन आओ बताओ अरे सर वो केवल नहीं देखो जो भी टॉपिक दिया गया है उस पे अच्छे से तैयारी ठीक है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते बढ़िया वालों को कॉन्फिडेंस लापरवाही भी चेंज हो जाता है सर ये पूछे कितने लोगों को नहीं पता है कि कैसे होगा क्या चलो इनके क्वेश्चन के जवाब दो कितने लोगों को नहीं पता ये बात कैसे वो चेंज कोई बताया क्या कितने लोगों को नहीं पता है कि कैसे अपना एनर्जी कवर अप करेंगे नहीं करेगा सर उसको नहीं पता है किसको पता है अच्छा किसको पता है ये कोई हाथ नहीं उठाया सर यानी सबको पता है उसको छोड़ो हमको नहीं पता है सर। वही तो बोले किसको नहीं पता वो हाथ ऊपर करे बाकी सबको पता है जो आदमी से किए हैं जब भाग पूछने वाले को अच्छे साथ उठावा ऐसे सर मैं जो आंसर दिया हूँ उसमें से केवल 2-4 लड़के ऐसे दिख रहे हैं ये लोग हाथ उसको उठा सकते थे उठा सकते कि नहीं सर ये लोग मेरे बात में ये लोग ना तो डिसएग्री है ना एग्री है ये लोग क्या बोलते हैं उसको अपवाद निंदन कहते हैं मिडिल मोड में यस सर ये लोग ना हम है ना नाम है इनको सुनाई नहीं पड़ता क्या आप पीछे करो चारों बच्चे मुझसे पूछे क्या हाँ होती वो है क्या नाम है सुजीत यादव मिडिल मोड क्या नाम क्या हो इनके क्वेश्चन के जवाब दो राजकुमार दुबे मैं कुछ देर चाहिए सर हमें सर हमसे पूछे थे कि रोबोट हीलिंग मतलब क्या है सेल्फ हीलिंग रोबोट्स का मतलब क्या है हमने कुछ देर पहले कुछ आंसर दिया जो कि मुझे समझ में आया तो फिर किसी ने बोला नहीं कि ये सही है गलत किसी ने बोला किसी ने नहीं फिर उसके बाद हमने पूछा कि किस लोगों को इसका आंसर नहीं पता है जिसको नहीं पता तो उसने हाथ उठाया आपको पता था इसलिए आपने हाथ उठाया था सबने हाथ उठाया छोड़कर इधर दो तीन लड़के थे अतुल आप की बताओ सेल्फ हीलिंग रिपोर्ट सही बात हो वो रही चार तुम्हारी बात सही वही आपसे पूछ रहा आपने खाली तो बता दीजिए क्या होता है सर जैसा कि प्रैक्टिस सर ने बताया सेल्फ हीलिंग रोबोट वो होता है जो मानव तरीके से ही काम करता है और हमारे सर दिल्ली से भी बताया था तो सर मैंने तैयार नहीं किया इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा मुझे सिंगिंग के अलावा कुछ नहीं आता ये मैं सब सिंगिंग करना चाहता हूँ इसलिए मैं हमेशा सिंगिंग में भाग लेता हूँ मैं भाग अच्छा चाहता तो भाग ले लेता एक क्वेश्चन है सर कितने लोग इसमें हीलिंग का मतलब पता है हीलिंग क्या होती है हाँ कितने लोग को पता है कंफर्म तो नहीं है हाँ बोलो सर 2-3 लोग को ही पता है बस जिसको पता है बोलो जाओ बताओ आपको मैं बताओ हीलिंग का मतलब यही का पता है क्या होता है सर बाजू पबजी खेलते हील करते हैं तो लिख कर आता पता होगा ना इतना कम से हम नहीं तो सर जो बुझाए थे वो कार्य कैसे करता है वो आप बता रहे हैं हीलिंग हीलिंग वाली इलाज हो जाएगा इलाज इलाज अतुल
ठीक बैठो जरा ताली की मजाक सब नहीं आएगा अभी हमने आपको पहले बताया था जब हम इसके बारे में एक संक्षिप्त में आपको बता रहे थे। सिर्फ मतलब होता है स्वतः, हीलिंग मतलब होता है उपचारात्मक, और रोबोट एक अत्याधुनिक प्रोग्रामेबल मशीन है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का जो कि अभी नई टेक्निक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, उसके रिसर्चर द्वारा इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया है। तो इसके अंतर्गत जैसे हम कुछ कार्य करते हैं, अभी 35,000 सर ने भी बताया, आप लोगों ने शायद कि कैंसर टेक्निक में इस सिस्टम का आज हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो वायरस होती है, इसको ये क्या करता है, डेड करता है। ठीक है, अब मैकेनिकल फील्ड में आप लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के फील्ड में जैसे हम सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, क्रैकिंग, हीलिंग, किसी ऑपरेशन के बाद उस मटेरियल में क्रैकिंग भी है, हीलिंग भी है। ठीक है, हल्के से बबल्स हैं या उस मटेरियल मेटल्स में डिफॉर्मेशन है, तो उसको ये तकनीकी क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, तो सेमिनार में आप सभी जितने भी स्टूडेंट ने भाग लिया है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इसको और अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, आप लोग इसको तैयार करिए और इस पर अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है, तो आखिरी में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से दान बहादुर सर को इस सेमिनार के मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है लेजर कटिंग सिस्टम, दूसरा टॉपिक है सेल्फ हीलिंग रोबोट, और आप लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज का उद्देश्य कुछ और था, मतलब तुम्हारा यही उद्देश्य था, 14 फरवरी बोल कर दिखाओ, खड़े हो जाओ। हमारे जवान सर शहीद हो गए, किसने सर 44 कोई 10 का नाम बोलना पर जानते, कुछ जानकारी भी रखा, कह दिए नाम नहीं पता है, और सब तो नहीं हंसते, मोहम्मद मजाक तो नहीं उड़ा दिए। लेजर का प्रोग्राम बताओ, लेजर का प्रोग्राम बताओ, इसीलिए तुमको दुनिया का सबसे महान डिफॉल्टर मैंने नाम रखा। केवल जितना बोलते हो कम से कम उस पर थोड़ा सा जानकारी भी रखो। काफी बच्चों ने बोला होगा, लेजर आया भी होगा, सभी केवल गूगल से सर्च करके बताना जानते हो, दिमाग कुछ नहीं। थर्ड ईयर में कम से कम थोड़ा बहुत तो अपनी इज्जत बना के रखो जूनियर के सामने, हमेशा वही अपना सेमिनार जिसके लिए होता है, कम से कम कुछ ज्ञान दे दो तो कम से कम जिंदगी बन जाए, मजाक मजाकी में चला जाए। बैठ जाओ। देखिए, आज हम लोग एकत्र हुए हैं, जैसा कि आज का सेमिनार था। वास्तव में जो सेमिनार रखा गया था एक अच्छे इंजीनियर्स के लिए, आप लोग वहां तक तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसकी कीमत इंडस्ट्री में और आगे अभी आप डिप्लोमा तक हैं, बीटेक और एमटेक में, आगे जाकर इससे रिलेटेड एक स्पेशलाइजेशन होता है जो कि लेजर कटिंग
सीएनसी मशीन पे कार्य होता है। अभी मैं 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट में खुद वीडियो देख करके आया हूँ, नहीं तो आप अपने आप से देख लीजिएगा खाली समय में इसका कितना यूज है। आप इसको पोलाइटली ढंग से लेते हैं ऐसे मजाक के तौर पे, लेकिन अगर जिस समय सीएनसी मशीन पे आपको स्टैंड कर दिया जाएगा उस समय आप इसकी एक भी कोडिंग नहीं कर पाएंगे। हमने कई बार देखा है कि सर लोग पढ़ाते हैं एम कोडिंग, एन कोडिंग, जिसका ऑपरेशन भी बताया जाता है N01, N02, N03, N05, फिर आते हैं N01, N02। उस समय मशीन किस तरीके से रन करती है, एक भी ऑपरेशन अगर आप थोड़ा सा भी गलत कर देंगे तो पूरी कटिंग गलत हो जाती है। जिस तरीके से सीएस के बंदों के अंदर नॉलेज होता है ओनली सी प्रोग्रामिंग की, 2 से 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, तो वो सारे डिजिट्स को वो ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से रन करा करके एग्जैक्ट वो फंक्शन देते हैं। सेम या मैकेनिकल के लिए भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ आपको लगता है मजाक, लेकिन जब आप अब इंडस्ट्री नहीं चल रही है या चल रही होगी, आप कभी यही बगल में ही है जिसमें सभी बच्चे जाकर के वहां पे समर ट्रेनिंग करते हैं, BPCL। हम भी सन 2016 के आसपास आपके ही जूनियर्स को लेकर गए थे हम लोग समर ट्रेनिंग में सीएनसी मशीन पे। आप जैसे बंदे इतना एक्सपर्ट सीएनसी पे कार्य करें तो हम लोग देखने के लिए लालायित हो रहे थे वास्तव में कार्य कर कैसे रहे। जिसको प्रोग्रामिंग पता है वो तुरंत विदिन सेकंड, जैसे आपको पता है बिन देखे मोबाइल आप कीपैड का हो या चाहे आप जो भी लियो वो चला लेते हैं। तो सेम पैटर्न में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ओनली ऑटोमेटिक वर्क होने लगे। मैनुअली मान चलिए अभी 50% है, 50% ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आप नहीं कर सकते, मशीन के माध्यम से ही हो रहे हैं। सीएनसी मशीन हो गई, रोबोट से रिलेटेड जितने भी कार्य हो रहे हैं, नहीं अगर आपको पता है तो ये सर हमारे खड़े हैं साक्षात प्रवीण सर, वास्तव में बताएंगे कि सीएनसी का कितना रोल है। ऑटोकैड में आता ओनली मैकेनिकल का ड्रॉबैक्स 2 ही चीज में है। जिस दिन 2 चीज जान जाएंगे अपने आप आगे की ओर आएंगे। सीएनसी मशीन चलाना नहीं आता है और आगे के रोबोट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और एक और है, क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है सर हम लोग कौन पढ़ाते थे जो कर पढ़ा ऑटोकैड में नहीं कर्व टाइप का जो मतलब डिजाइन पूरी होती है। हम लोग पेंसिल पट्टी प्रकार से पढ़ाते हैं, बनाते हैं कोई भी डायग्राम, लेकिन अब आ गया है कि आप कंप्यूटर पे बैठ करके आप पूरे डिजाइन पूरे वर्क कैड, अरे उस समय तो हम प्रैक्टिस छूट गई नहीं, तो वास्तव में उसको आप अपने ड्राइंग शीट के माध्यम से मैनुअली आप उस पर वर्क करिए। देखिए जब आप सिस्टम में कार्य करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तब आपको नहीं याद है, तब अगर आपको नहीं याद है कि सिस्टम के बाद हमको कौन सा कार्य करना चाहिए, तब आपको पता चलता है कि आपको कुछ नहीं पता है। इसी क्रम को हम लोग कटिंग में कितनी कटिंग होगी, पाइप कटिंग में आते हैं, हार्ड हो चाहे जिस प्लास्टिक के हो चाहे जो भी हो, फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके फंक्शन को जानना। इतनी कोडिंग है, लगभग 40-50 कोडिंगें हैं जो कि सब नहीं याद हो पाती हैं, लेकिन किस तरीके की मशीन रन करती है, किस तरीके का टूल हम लोग यूज करते हैं। आज ही मैं एक लेक्चर में मैं पढ़ा रहा था, एक बंदे ने बहुत सटीक आंसर पूछा था कि सर 2 हैंड्स ऑपरेट
हम लोग दोनों हाथों को क्यों ऑपरेट करते हैं? विदाउट हैंड ऑपरेट मशीन ऑलवेज वर्क। आप कोई भी कार्य न करिए, अगर कोडिंग दे दीजिए एक बार तो आप हाथ का मत यूज करिए, वो अपने आप ऑपरेशन ऑपरेट करती है। फर्स्ट एंड लास्ट, जब पहला और लास्ट प्रोडक्ट जब तक फिनिश नहीं होता है तब तक मशीन ऐसे वर्क करती है। और मशीन में पूरे फंक्शन दिए जाते हैं। स्टार्टिंग से आपने टूल्स को उठाया, उसकी कोडिंग N01 किया, टूल को राइट टू लेफ्ट ले गए N03, मशीन को क्लोज करना है N05, मशीन को कितने स्पीड से रन कराना है N010। कब आप टूल्स और मशीन के बीच में गैप करेंगे N013। दो ही कोडिंग है। अब पूरे ऑपरेशन को हम लोग ऐसे फीड करते हैं। फीड करने के बाद लास्ट ही ऑप्शन रहता है कि हम उसको इस कितना समय दें। हम लोग जो मैनुअली काम करते हैं कि मटेरियल्स को उठाया, ले जाकर के मशीन में सेट किया, मशीन में सेट करने के बाद उसको कसने के बाद उसमें फीडिंग दिए, टूल्स को किस बेस पे वो कट करेगा, उसके बाद आपने उसको रोटेट कराया, मोटर को ऑन किया, मोटर स्पीड बनाए, कितने स्पीड से आपने मटेरियल्स को कट किया। यह आप ऐसे मैनुअली कार्य करते हैं। लेकिन ये काम जब सीएनसी मशीन पे कटिंग का ऑपरेशन किया जाता है तो ये पूरे आपकी कोडिंग पता होने चाहिए, जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर माइनर मिस्टेक हो गया, कंपनी में होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो या तो टूल्स जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो तो वो कट जाएगा या टूट जाएगा, या तो वो सही से काम नहीं करेगा, या तो उसी को रुक जाएगा, आगे वो ऑपरेट ही नहीं करेगी। रेड बटन बताने लगेगी कि यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया है, वो है आगे आपको ऑपरेट ही नहीं करने देगी। लेकिन 50 कोडिंग N01 की और 50 कोडिंग M01 की, 50-50-100 कोडिंग के आसपास होती है। कैड में या किसी बुक्स में आप पढ़ेंगे, या जो भी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, वो कहीं न कहीं मिलेगी। अगर आपको ये अभी नहीं मिल रही है तो इंडस्ट्री में जाएंगे तब भी आपको देखकर ऑपरेट करना पड़ेगा, तब आप पढ़ेंगे। अभी आप पढ़ने के लिए मजाक करेंगे। हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, लेकिन सच पूछे तो 50-50-100 कोडिंग हमको भी नहीं आती, क्योंकि कोडिंग करने के बाद जब आप प्रोसेस में रहता है तब याद रहती है। इस समय कल लगभग 20-20 कोडिंगें ही याद है, लेकिन इतना भी पता है कि हाँ हम ऑपरेट कर सकते हैं, हम उसको चला सकते हैं, हम उस पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि बारीक पॉइंट्स हैं, कोई भी ऑपरेट करने से पहले डर लगता है, क्योंकि अगर एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो डैमेज, पूरे प्रोसेस खराब हो जाता है, आगे रन ही नहीं मशीन करती। नहीं तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, जैसे ही आप BPCL में जाइएगा, वर्कशॉप में लेफ्ट हैंड साइड में CNC मशीन्स लगाई गई हैं, और देखिएगा किस तरीके से काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो कि हम आपको बहुत अधिक तो नहीं बता सके, ना बता पाने का समय नहीं पाए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस था। तो आज इतना ही। मालिक सर जो आदेश देखिए, डांस सर ने आप सबको इतना अच्छे से समझाया, और ये जो भी टॉपिक्स रखे जाते हैं ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, कि खासकर थर्ड ईयर वालों के लिए ज़्यादा समझने की जरूरत है। और थर्ड ईयर के ऊपर मैं इतना प्रेशर इसलिए डाल रहा हूँ कि उनको कल कोई इंडस्ट्री में जाना है। आज जिस तरीके से नॉन सीरियस तरीके से बिहेव
कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने यहाँ का इसलिए कि मैं सिर्फ गाना गाता हूँ तो ये नहीं कर रहा है, किसी म्यूजिक किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना था। तो अभी आप जब एग्जाम देंगे और उसके बाद जो है कंपनीज में जाना होगा तो कहीं हमारे सुटेबल जॉब नहीं मिल रही। हम तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हमको, क्योंकि जब वहाँ में बताया जाएगा ये टॉपिक जो भी रखे जाते हैं वो इनके पीछे पर्टिकुलरली पर्पस यही होता है कि आप लोग आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें हैं और करंट में जो इंडस्ट्री में चल रही है, वजह यह है कि बीटी का जो सिलेबस है या किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो वो 5 साल 10 साल पुराना रहता है, लेकिन इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपडेट होती रहती है। यही वजह है कि जो टॉपिक हम लोग सेमिनार में लेके आते हैं कि आप लोग उससे अवेयर हो सकें, उससे उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे ये ना आपको रहे कि नहीं हमने तो ये वर्ड सुना ही नहीं था, ये होता क्या है हमको तो मालूम ही नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ सिलेबस जो था बीटी में वही पढ़ा है, हमको क्या मालूम, ऐसे जवाब होगा ना। लेकिन टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपडेट हो रही है, वो आपके बीटी के सिलेबस का मोहताज नहीं। ये संस्था का ही प्रयास इसीलिए है कि आप लोग जो है नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हो सके, इसीलिए जीडी के टॉपिक्स रखे जाते हैं, वीकली सेमिनार, और उसके अलावा जो फिक्स्ड डेट के सेमिनार हैं वो अलग आप लोगों को कि सीखिए। और मुझे ये थर्ड ईयर वालों से खास तौर पर ये कहना है कि आप अपने जूनियर्स के सामने एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करने में फेल हो चुके हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि उन्होंने अच्छी मेहनत की है, प्रयास किया है सीरियस, लेकिन कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी के मामले में युवराज और सुधीर दोनों को काम करने की जरूरत है, और सुधीर को खासकर कंटेंट के मामले में भी काम करने की जरूरत है। युवराज ने बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छी चीजें समझाई, लेकिन इतना ज्यादा सीरियस ऐसा लग रहा है जैसे डरा हुआ है बंदा, है ना। तो ये डर को निकालो। अब थर्ड ईयर के लोगों को देखो तो ये लोग गलत भी बात करेंगे तो बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो कम से कम आप इनसे कॉन्फिडेंस सीख सकते हैं, इसके लिए आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। बिना लोगों की पढ़ाई करती है। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी सीरियस हो, क्योंकि अभी उनके पास 2 साल है, 2 साल में आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, चीजों में पार्टिसिपेट करना सीखिए, भागिए मत, ठीक है, भागिए मत। स्ट्रेंथ कम है आप लोगों की, लेकिन आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना है। मुझे तो अच्छा लगता था जब जो है 10 से 12 स्टूडेंट जो है सर हमको दीजिए, हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमको छांटना पड़ता है, पहले जाओ सर चेक करेगा किसका अच्छा है किसका खराब है, जो अच्छा होगा सिर्फ उसी को मौका देंगे। यहाँ तो घूम घूम के आओ आओ हंसो मत, सदा का साधारण वर्ड नहीं, ठीक है, बार बार मैं नॉन सीरियस इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रोफेशनल में इस शब्द को एक अपमानजनक शब्द माना जाता है, जैसे आप किसी को गाली देते हैं, वैसे किसी प्रोफेशनल अगर किसी को कह दिए आप नॉन सीरियस हैं तो उसके लिए बिल्कुल गाली जैसा ही है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे एचओडी ने एक स्टूडेंट को कह दिया यू आर नॉन सीरियस, उसने अपना मोबाइल पटक तोड़ दिया कि हम पढ़ने लिखने में इतना आगे हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, हमको एचओडी ने नॉन सीरियस कह दिया। नॉन सीरियस मतलब है आप अपने कैरियर के प्रति गंभीर नहीं है, आप किसी भी चीजों के प्रति गंभीर नहीं है, आपका कोई भविष्य नहीं जो अभी। और इस शब्द को बहुत गंभीरता से लिया करिए कि अगर आपको नॉन सीरियस कहा जा रहा है इसका मतलब आप जो है बिल्कुल लापरवाह, आले दर्जे के लापरवाह हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरह से अब्यूजिंग वर्ड, प्रोफेशनल अब्यूजिंग वर्ड, ठीक है, लेकिन तुम लोग इतने हल्के में लेते हैं, हमारी पढ़ाई हो रही है इंग्लिश में तो कुछ भी कह दो इतना अच्छा वर्ड नॉन सीरियस में तो बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है, ठीक है। तो सेमिनार को आज के मैं बहुत अच्छा सफल तो नहीं मानूंगा, फिर भी 2 स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है, युवराज और कुलदीप, इन दोनों को मैं अप्रिशिएट करूंगा। चलो कुलदीप, ठीक है, आप लोग और मेहनत करिए और बी सीरियस, ठीक है, और
तो अब इस सेमिनार को हम लोग कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट कभी भी आप लोगों को किसी भी सेमिनार आगे बहुत सारे मिल जाएंगे, थर्ड ईयर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए तो अभी बहुत सारे मौके हैं। तो आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको क्या देती है, एक कॉन्फिडेंस देती है, स्किल देती है। अब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, युवराज खास कर पढ़ाएंगे, हैंड मूवमेंट क्या है तुम्हारा, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। इन चीजों में भी तुम काम करो, तुम बहुत अच्छा ऐसे थर्ड ईयर में साबित हो सकते हो और अगले साल जो है तुम्हारा एग्जाम्पल मैं सबको दिया करूंगा कि युवराज कितना अच्छा बोलता है, ठीक है। हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सब पे तुम्हें काम करने की जरूरत है, ठीक है। कंटेंट तुम बहुत अच्छा बनाते हो, अच्छी बात, ठीक समझ में आएगा। सीरियस, यू आर सीरियस इनफ, ठीक है। तो अभी सेमिनार को कंप्लीट करते हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने और फैकल्टी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है वो प्लीज आगे आ जाएं, जिससे उनका हम लोग फोटोग्राफ ले सकें और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। पीछे 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 युवराज पीछे। शिवसागर सर आप भी खड़े हो जाइए। चलिए सारे फैकल्टी मेंबर्स को बुला लीजिए और फैकल्टी मेंबर्स, लैब असिस्टेंट जो भी हैं सभी लोग चलेंगे। हाँ कैमरा ऑन पकड़िए। आ जाइए, आप भी आ जाइए। बैठे रहो, बैठे। सेकेंड ईयर की क्लास है ना।